आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो मैंने देखा है यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स का उसमें मेजर रोल रहता है। तो मैं इस वीडियो में 2-3 पार्ट में आएगी या 4 पार्ट में आएगी मैक्सिमम, सारे पॉलिटी के करंट अफेयर्स कवर करूँगा। अगर इसमें रिव्यू अच्छा मिला तो दूसरे सब्जेक्ट को भी उठाएंगे और वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। ये आपने ये पढ़ लिया तो आपकी पूरी पॉलिटी के करंट अफेयर्स पूरे कवर हैं। ठीक है, 12 से 15 मंथ्स के करंट अफेयर रहेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कोई भी बच्चा पॉलिटी जो पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा जो पॉलिटी पढ़ रहा है वो खाली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को रट ले तो वो सोचे उसकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बल्कि जो पॉलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की तो इम्पोर्टेंस है ही वहाँ, प्लस ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे वो करंट इवेंट से ही होंगे कि क्या क्या करंट इवेंट्स हुए हैं। तो इसलिए ये जो मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैं स्टैटिक पॉलिटी को भी लेंगे, प्लस करंट अफेयर्स को भी लेंगे। समझ गए? अब बताता हूँ आपको, जो इसका मतलब क्या है कि करंट अफेयर्स भी ले रहे हैं और स्टैटिक भी ले रहे हैं। तो जो पॉलिटी है वो है मेरा डायनेमिक सब्जेक्ट। डायनेमिक क्या है? जो मेजरली डील कर रहा है कि अभी अभी क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो पॉलिटी है मेरी वो हर साल बदलती है, हर साल बदलती है। और हर साल कैसे बदलेगी? कोर्ट्स नए जजमेंट देते हैं, कोर्ट्स के जजमेंट के थ्रू गवर्नमेंट के नए नए रूल्स हर साल आ रहे हैं उसके थ्रू। तो इसलिए अगर आप पूरी लक्ष्मीकांत का भी रट्टा लगा रहे हैं तो भी वो सफिशिएंट नहीं है पॉलिटी के लिए। और लक्ष्मीकांत आपको एक बार पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब एक बात और देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई डेड बुकलेट नहीं है। जिस हिसाब से आपको एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल अपडेट होता रहता है, वैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड होता रहता है। ठीक है, अमेंड होता रहता है तो उसके इंटरप्रिटेशंस नए नए आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? इंटरप्रिटेशंस नए नए आते रहते हैं। जैसे एग्जांपल्स ही डाल लो, आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी का है, पुट्टा स्वामी केस आया, और कल ही मेंस्ट्रुएशंस का जो राइट है वो भी आर्टिकल 21 के अंदर आ गया। ठीक है, सेम सेक्स रिलेशन जजमेंट नवतोष सिंह जौहर केस में, ऐसे ही आते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो ओवरऑल है मेरा वो है लिविंग डॉक्यूमेंट्स। इसलिए आप समझ ही रहे होंगे कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो रोल है जुडिशरी का वो भी बढ़ गया। ये बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं, जो रोल है जुडिशरी का वो भी एक्सपेंड हो गया है। इस सेंस में क्या है कि जुडिशरी आज की डेट में जुडिशियल ओवर रीच शो कर रही है, ओवर रीच शो कर रही है, सेपरेशन ऑफ पावर को वायोलेट कर रही है। आज की डेट में जो जुडिशरी है मेरी वो एग्जीक्यूटिव को रोक सकती है। ठीक है, और क्या कर सकती है? और गवर्नर और प्रेसिडेंट, इसके रिगार्डिंग पहला आर्टिकल है वो ही पढ़ेंगे। गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है उनके एक्शंस को जज कर सकती है। क्या कर सकती है? जज कर सकती है। और पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए उसको रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल ये था आपका। अब एक बात करते हैं कि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस की बात करूं तो वो किस टाइप से आते हैं। आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचना कि इतना हलवा क्वेश्चन आता है।
आपसे ये पूछा जा सकता है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यस या नो। ठीक है। और अगर आपसे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि जो जुडिशरी है वो मेजर रोल प्ले करती है, प्लेज अ मेजर रोल इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। आपसे मीन्स में ये पूछा जा सकता है। जितना हमने ऊपर डिस्कस करा उसके हिसाब से मैंने बचाया। ठीक है, आपको जो मैंने ऊपर पूरा डिस्कस करा है इसका मैंने आपको सारांश दिया कि इससे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है और मीन्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ओवरऑल यूपीएससी चाह क्या रहा है, यूपीएससी तुमसे रट्टा नहीं मांग रहा। यूपीएससी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को ले लो, वो तुमसे रट्टा नहीं मांग रहा, बल्कि वो तुमसे समझ मांग रहा है। ठीक है, इसलिए आर्टिकल नंबर तो याद रखो ही रखो, मेजर आर्टिकल नंबर याद रखो, पर ओवरऑल ये प्रीलिम्स में काम आएगा। अब इसको मीन्स ऑब्जेक्टिव देखो, उसका प्रॉपर यूज कहाँ करना है उसको भी याद रखो, ये बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल आपको मैं समरी दे दूं इस चीज़ की, तो ओवरऑल समरी ये है कि जो मेरा पॉलिटी है वो डील करता है स्टैटिक प्लस करंट दोनों से। ठीक है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है और लिविंग है। ठीक है, और जो जुडिशरी है मेरी वो डील कर रही है पावरफुल इंटरप्रेटर की तरह। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपने रखनी है कि अंडरस्टैंडिंग रखो, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कंपेयर टू मेमोराइजेशन। ठीक है, आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा, इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेना, थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ मैं, आप पूछ लेना। ठीक है, अब हम अपने इस वीडियो में हम बताते हैं कि इस वीडियो में कैसे डील करेंगे हम। इसमें मैंने अलग अलग कैटेगरीज में वीडियोस बनाई हुई हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में मैंने जो करंट अफेयर्स में पूछा गया है वो बनाया है। सबसे पहले जो न्यूज़ हैं, जो लाइमलाइट में न्यूज़ हैं उनके बारे में, न्यूज़ इन लाइमलाइट जो मतलब पॉपुलर हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी। जैसे इसमें दो ही आर्टिकल्स मुझे लगे जो कि पॉपुलर हैं, एक है गवर्नर के रिगार्डिंग और एक है 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, फिर अगर मैं अगला बात करूं तो अगला जो भी एक्ट्स हैं जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और उसके साथ साथ बैंकिंग लॉज आए हैं, शांति एक्ट आया है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया मेरा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया 2019 का, वो भी न्यूज़ में बना हुआ था। और जैसे और क्या क्या आया, पेसा एक्ट हो गया, और जैसे एक वो मनरेगा को जिसने रिप्लेस करा है VBG राम जी एक्ट 2025 का। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया 2025 का। तो ये सारे एक्ट्स इसमें बात करेंगे हम, करीब 16-17 एक्ट्स होंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे कोर्ट्स के बारे में। UCC बहुत न्यूज़ में बना हुआ है, वेजेस के रिगार्डिंग है, कोड ऑन वेजेस, लेबर के रिगार्डिंग आया है एक। ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, और एक आया था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो ये सारी चीज़ें हम कोड में डिस्कस कर लेंगे। अब कौन कौन सी राइट्स न्यूज़ में है वो भी देख लो। एक था राइट ऑफ पेडेस्ट्रियन, राइट टू डिस्कनेक्ट, पर्सनैलिटी राइट, और क्या है,
इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस, ठीक है, और वोट के रिगार्डिंग भी आया हुआ था। यहाँ पे अपनी राइट्स ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, समझ गए ना इतना सब। इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैंने अगले पन्ने में स्टार्ट करा हुआ है वो। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग। कुछ चीज़ें लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग भी न्यूज़ में थी, जैसे हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ था, और 50th एनिवर्सरी हुई है सिक्किम स्टेट की, ठीक है, और प्रगति प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग था, डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग था, और क्या क्या था, गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग था, ठीक है, और किसके बारे में था, और था प्राइवेट मेंबर बिल के रिगार्डिंग था, ठीक है, ये लेजिस्लेचर में आ गए। कुछ और भी होंगे वो देख लेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव में था, एग्जीक्यूटिव में किसके रिगार्डिंग था, एक वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग आया हुआ था और एक, दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग थे, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर जुडिशरी के बारे में था, जुडिशरी के बारे में क्या था, एक तो मर्सी पिटिशन न्यूज़ में बना हुआ था बहुत, और एक चीफ जस्टिस के रिगार्डिंग था, और रिमूवल ऑफ जजेस के रिगार्डिंग था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग था, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल भी बहुत न्यूज़ में थी, एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, और क्या क्या न्यूज़ में था, लोक अदालत भी बहुत न्यूज़ में थी, ठीक है। अब देख रहे होंगे इतना सारा कंटेंट हो गया, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने का। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे फिर इलेक्शंस में। सबसे बेसिक आ जाएगा इलेक्शन के बारे में। फिर एक EPIC न्यूज़ में था, इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड के रिगार्डिंग था, ये पोस्टल बैलेट के रिगार्डिंग था, होम वोटिंग के रिगार्डिंग था एक आर्टिकल, एक E-साइन फ्यूचर आया था उसके रिगार्डिंग था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिगार्डिंग था। तो ये चीज़ें थी इलेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये यहाँ पे मीडिया है, आप देख लेना, मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी बहुत सारी न्यूज़ में थी, जैसे कि UPSC ही था, फाइनेंस कमीशन था न्यूज़ में, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट न्यूज़ में था। फिर इसके बाद जाएंगे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी थी न्यूज़ में, जैसे कि जोनल काउंसल्स और नेशनल मेडिकल कमीशन और लोकपाल था, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी था। और इसके बाद कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा पूरा, ठीक है। तो अब बेसिकली हम बात करेंगे न्यूज़ इन लाइमलाइट। इसमें हमने 2 ही आर्टिकल डिस्कस करने हैं मेजरली। एक तो हो गया हमारा गवर्नर्स असेंट टू स्टेट बिल, और इसमें एक आर्टिकल और है, 2 ही आर्टिकल्स हैं इसमें जो हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। एक ये हो गया और एक 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके बारे में। ये 2 चीज़ें आपने पढ़नी है इस टॉपिक में, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ अगले स्लाइड में। अब गवर्नर्स असेंट टू स्टेट बिल क्या था, ये बेसिकली एक केस था। कौन से केस के रिगार्डिंग ये मैटर न्यूज़ में आया हुआ है, तो वो केस को याद रखना। वो जो केस था वो था सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, दो 2025 का केस है, ठीक है। इम्पोर्टेंट केस है, इसके बारे में याद रखना। अब आइए थोड़ा बहुत बात करते हैं। ये केस है, आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, एडवांस तक पहुंचाएंगे आपको, ठीक है। अब इसमें आप
बेसिकली इस केस में बोला क्या गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में डायरेक्शन दिया कि जो गवर्नर है अपनी एसेंट जो देते हैं स्टेट बिल को रिगार्डिंग, उसमें बहुत डिले कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर एसेंट दे नहीं रहे हैं, अपने पास पॉकेट वीटो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए इसमें कंप्लीट जस्टिस दिलाया है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं उसके बारे में बात कर लो। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं बैकग्राउंड में उसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो आर्टिकल इन्वॉल्व होगा वो है आर्टिकल मेरा 168, जो कि डील करता है, जो इस्टेब्लिश करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है, जो इस्टेब्लिश करता है स्टेट लेजिस्लेचर को। और जो लेजिस्लेचर स्टेट की होती है वो कंसिस्ट होती है किस किस की, गवर्नर की, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। फिर दूसरा आर्टिकल जो इसमें मेरा होगा आर्टिकल 200, ये किसके रिगार्डिंग बात करता है, आर्टिकल 200 बात करता है कि गवर्नर के पास ऑप्शंस होते हैं स्टेट बिल में कि वो या तो अपनी एसेंट दे, या तो विथ होल्ड करे, या रिटर्न करे, या रिजर्व करे वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। फिर एक आर्टिकल होता है मेरा 201। अब आर्टिकल 201 के अंदर क्या होता है, आर्टिकल 201 जब ये तब अराइज होती है जब जो गवर्नर है वो बिल को रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए। तो जो 201 के अंदर क्या है कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन क्या होगा वो बिल के रिगार्डिंग जो गवर्नर ने उसे रिजर्व करा है, ठीक है। बेसिकली 201 इससे बात करता है। अब आपको मैं ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रोसेस भी बता देता हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट लगे। आर्टिकल 200 के अंदर होता क्या है, ठीक है, आर्टिकल 200 के अंदर होता क्या है, ठीक है। जब एक बिल पास करा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जब एक बिल, मान लो एक बिल है वो पास कर दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो जाता है गवर्नर के पास, ठीक है। गवर्नर के पास वो बिल गया, तो गवर्नर के पास 4 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एसेंट का, ठीक है, एक होता है विथहोल्ड एसेंट, एक होता है रिटर्न द बिल, और एक होता है रिजर्व द बिल। ये 4 ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास, ठीक है। अब आपको बताता हूं कि पहली कंडीशन में क्या होगा। अगर वो पहली कंडीशन में अपनी एसेंट दे दे तो जो बिल था वो लॉ बन जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करता हूं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर गवर्नर उसे होल्ड कर ले, विथ होल्ड एसेंट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ नहीं होगा, गवर्नर विथ होल्ड कर लेगा, अपने पास रख लेगा। इस केस में क्या होगा कि जो बिल होगा वो रिटर्न होगा लेजिस्लेचर को दोबारा। अगर मनी बिल हुआ इस केस में, पॉइंट नोट करना, अगर यहाँ पे मेरा मनी बिल हुआ तो वो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। मनी बिल के रिगार्डिंग कोई भी बिल होगा तो वो रिटर्न होगा ही होगा। इस केस में विथ होल्ड एसेंट के केस में, हर केस में नहीं, जब गवर्नर विथ होल्ड कर लेता है अपनी एसेंट को, ठीक है। अगर मनी बिल हुआ तो वो सीधे सीधे पास हो जाएगा, ठीक है। मनी बिल हुआ तो वो रिटर्न नहीं हो सकता। मनी बिल कौन सा आर्टिकल के अंदर में, 110, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर गवर्नर रिटर्न कर दे बिल को, अगर गवर्नर रिटर्न कर देता है बिल को, ठीक है, तो गवर्नर रिटर्न जब करेगा बिल को तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा कि वो दोबारा रिकंसीडर करें उस मैटर को, ठीक है, रिकंसीडरेशन के लिए। अगर यहाँ पे मनी बिल हुआ तो वो रिटर्न के लिए भी नहीं जाएगा, ठीक है। और मान लो, चलो मान लो रिकंसीडर कर लिया उन्होंने और फिर उन्होंने रीपास करा बिल को, रीपास करा बिल को,
तो जो बिल होगा वो जाएगा फिर गवर्नर के पास। तो इस टाइम जब वो रीपास होगा ना, तो इस टाइम गवर्नर को अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक बार वो दोबारा होके आया हुआ है। और अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, जब वो बिल रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, जब वो बिल रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या होगा, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन रहेगा, प्रेसिडेंट्स की कंसीडरेशन रहेगी इसमें। अब अगर कुछ बिल अगर अफेक्ट कर रहे हैं पावर्स को, तो वो प्रेसिडेंट उनको रिजर्व कर सकता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 201 आते हैं जो प्रॉपरली बात करता है गवर्नर के, ये समझ गए ना कि बिल गवर्नर का रोल क्या होता है, वो इसमें आ गया पूरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने नोट्स बना लेना, जो मैं बोल रहा हूँ चलते चलते नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। अब आर्टिकल 201 का रोल देखते हैं। 201 किस रिगार्डिंग था, 201 रिगार्डिंग था एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जब बिल रिजर्व्ड हो गया है प्रेसिडेंट के लिए, अब जब बिल मान लो रिजर्व हो गया है प्रेसिडेंट के लिए, जो बिल है वो रिजर्व हो गया है, वह बिल जो है रिजर्व हो गया है, तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होगा कि वो भी अपनी एसेंट दे देगा या एसेंट को विथ होल्ड कर लेगा, ठीक है, या जो गवर्नर को डायरेक्ट करेगा, या गवर्नर को डायरेक्ट करेगा कि वो रिटर्न कर दे बिल को, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है, ठीक है। अगर बिल, देखो फिर इसमें एक कंडीशन और है, इफ द बिल, अगर बिल रिटर्न हो गया एंड रीपास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, इफ द बिल इज रिटर्न एंड रीपास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, द बिल इज अगेन देन द बिल, तो जो बिल होगा, ठीक है, दो कंडीशन है, अगर रिटर्न हो गया और रीपास हो गया स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, ठीक है, और यहाँ बिल दोबारा प्रेजेंट करा गया प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट अपनी एसेंट नहीं दे सकता, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट, गिव हिज एसेंट, ठीक है, अनलाइक द गवर्नर, समझ गया ना। हाँ, अब बात करते हैं कि एक पन्ना और होगा ना इसके रिगार्डिंग, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो केस था, कौन सा केस था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या रूलिंग रखी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, ठीक है, टाइमलाइंस भी दी हैं, पहले रूलिंग बात कर लें कि क्या क्या रूलिंग रखी हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले जो पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो, और जिसको हम एब्सोल्यूट वीटो नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 200 और 201 में, ठीक है, अगर अनरीजनेबल डिले कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, बोल दिया, ठीक है। और एक चीज बोली कि जो रीपास्ड बिल हैं, जो रीपास्ड बिल होंगे, सॉरी, जो रीपास्ड बिल होंगे उनको हम रिजर्व नहीं कर सकते, रीपास्ड बिल कैन नॉट बी रिजर्व्ड। मतलब मान लो गवर्नर ने रिजर्व करा बिल को प्रेसिडेंट के लिए पहले इंस्टेंस में, अगर गवर्नर विथहोल्ड करता है एसेंट को तो उसको दोबारा रिटर्न करना पड़ेगा बिल को असेंबली को, ठीक है। अगर एक बार फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास गया और स्टेट लेजिस्लेचर ने वही बिल को दोबारा पास आउट कर दिया, वही बिल बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो गवर्नर को उस बिल में अपनी एसेंट देनी ही होगी, ठीक है, समझ गया ना। और आर्टिकल 142 का यूज, इसमें क्या बोला गया
एससी ने डिक्लेयर करा ये जो भी गवर्नर एक्शन ले रहा है ये इलीगल है, ठीक है। और एससी ने बोला कि जो प्रेसिडेंट का एक्शन होगा ये बिल में वो भी नल एंड वॉइड है, ठीक है। समझ गए आप? बस ये चीज़ें बोली। अब इसकी टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइमलाइन, टाइमलाइन यार एक कॉल आ गया था दोस्त का, आपने देखा ही होगा, तो टाइमलाइन के बारे में बता दूं आपको, ठीक है। पहला केस इसमें बनता है कि जब जो बिल है वो गवर्नर को सेंड करा गया, ठीक है। तो जो गवर्नर है, इसमें बोला गया कि जो गवर्नर है उसको रीज़नेबल टाइम में एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी लिमिट रखी 1 मंथ की, ठीक है। या तो वो 1 मंथ के अंदर या तो अपनी एसेंट दे दे, या रिटर्न कर दे, या रिजर्व कर दे, या विथहोल्ड कर दे, ठीक है। ये कब का है कि जब बिल गवर्नर के पास सेंड करा गया, पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरा, ये सब इस केस में बोला गया है, ठीक है। अगर गवर्नर विथहोल्ड करता है अपनी एसेंट को, अगर गवर्नर जो है वो विथहोल्ड करता है अपनी एसेंट को, तो इस केस में क्या बोला गया कि जो गवर्नर है उसको मस्ट कि 1 महीने के अंदर में जो बिल है उसको रीसेंड करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा, ठीक है। ये स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा रिकंसीडर कर सके, वो अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता ये बिल को, ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन क्या बनती है, यही लिख दूँ? नहीं, यहाँ पे आते हैं, चलो एक पेज तो और है ही। तीसरी सिचुएशन क्या बनती है, अगर बिल रीपास्ड, इफ द बिल इज रीपास्ड, अगर मान लो गवर्नर ने विथहोल्ड करा और फिर स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा बोल दिया कि आप इस मैटर को एक बार दोबारा रिकंसीडर करें, रीपास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और रिकंसीडर करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर ने वो बिल को पास कर दिया, तो क्या रहेगा? अगर देखो इसमें एक कंडीशन ये अवेलेबल रहेगी कि जो वो रीपास्ड करा गया है स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल, उसमें कोई भी चेंज नहीं करा, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करा उन्होंने, ठीक है। तो गवर्नर जो है वो अपनी एसेंट देगा विद इन अ मंथ, गवर्नर को अपनी एसेंट देनी पड़ेगी विद इन अ मंथ। इस केस में क्या होगा कि जो गवर्नर है, ठीक है, जो गवर्नर है वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं कर पाएगा। समझ गए? ठीक है ना? हाँ, समझ गए होगे। एक चौथा केस और बनता है, अगर गवर्नर रिजर्व कर देता है वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, अगर गवर्नर वो बिल को रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या होगा? तो रिजर्वेशन जो होगा वो 1 मंथ के अंदर में डन हो जाना चाहिए, ठीक है। गवर्नर वो बिल को इस टाइम लिमिट के बियॉन्ड पेंडिंग में नहीं रख सकता। मान लो गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करा, प्रेसिडेंट के पास भी ऑप्शन रहते हैं कि वो अपनी एसेंट दे, वो अपना विथहोल्ड करे या रिटर्न करे, ठीक है। अभी 201 के बारे में जब टाइमलाइन दी है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि रिजर्वेशन जो है वो 1 महीने के अंदर में डन कर दे, ठीक है। मतलब मान लो गवर्नर ने के पास स्टेट लेजिस्लेशन ने बिल भेज दिया, जो बिल है वो गवर्नर के पास आ गया, तो विद इन 1 मंथ, इसके 1 मंथ बाद एग्जैक्ट वो जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर दे। ये नहीं कि 1 महीना पूरा हो रहा है फिर उसके बाद रिजर्वेशन के लिए भेज रहा है प्रेसिडेंट की। समझ गए होगे? नहीं आया तो यार और पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब कुछ टाइमलाइन प्रेसिडेंट के लिए भी बोली हैं, 5वीं केस में वो पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या टाइमलाइन बोली हैं? जो प्रेसिडेंट के लिए टाइम लिमिट सेट करी है, टाइमलाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट 201 में आता है, ठीक है। टाइमलाइन की प्रेसिडेंट के लिए क्या टाइमलाइन बोली है कि प्रेसिडेंट को विद इन 3 मंथ डिसाइड करना है, ठीक है। द प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड, क्या उसे एसेंट देनी है या विथहोल्ड करना है 3 मंथ के अंदर में। अगर डिलेड करा गया है तो रीज़न जो है प्रेसिडेंट का रीज़न वो रिकॉर्डेड रहेगा और स्टेट्स को बता दिया जाएगा कि क्यों डिले हुआ है, ठीक है। अब देखो, समझ गए? अब कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी होंगी। एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंडर में क्या होगा?
एक्सेप्शनल सिचुएशंस जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, नेशनल इम्पोर्टेंस की बात होगी, तो जो टाइम है वो 3 मंथ से प्लस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो टाइम लिमिट को हम 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इसका जो रीज़न होगा, जो इस केस में रीज़न होगा, उस रीज़न को क्लियरली रिकॉर्ड करना है, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, 7वें में जाओ। एक और केस बनता है इसमें, क्या होगा अगर टाइमलाइन फॉलो नहीं करी गई, तो स्टेट जो है अगर टाइमलाइन फॉलो नहीं करी गई, इतनी सारी टाइमलाइन तो बता दिया आपने, अगर ये तब भी तानाशाही करते रहे और टाइमलाइन नॉट फॉलोड, तो इस केस में क्या होगा, जो स्टेट है वो स्टेट जो है वो कोर्ट के पास जा सकता है रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू, ठीक है। रिट ऑफ मैंडेमस हायर कोर्ट जो है, हायर अथॉरिटी जो है वो लोअर अथॉरिटी को देती है, ऑफिशियल्स को देती है कि वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 142 के अंदर, जो कि कंप्लीट जस्टिस के रिगार्डिंग होता है, इन सब चीज़ों को इनवैलिडेट कर सकती है, ठीक है। समझ गए होगे ना, अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ लो, आर्टिकल 143, जब इतना बता दिया है तो आर्टिकल 143 भी पढ़ लो। आर्टिकल 143 क्या होता है, आर्टिकल 143 थोड़ा बहुत तो पता होगा, थोड़ा बहुत गेस करो। आर्टिकल 143 कहता है कि जो प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है कि वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से सर्टेन मैटर्स में, ठीक है। वो जो प्रेसिडेंट होता है आर्टिकल 143 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट से कुछ मैटर्स कंसल्ट कर सकता है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रेफरेंस, ठीक है। 2 टाइप की रेफरेंस होती हैं इसमें, एक होती है 143(1) के अंदर में, इसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास चॉइस रहती है, या तो वो दे दें या वो डिक्लाइन करते हैं अपनी एडवाइस को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम जन्मभूमि केस था, ठीक है। कौन सा केस था, राम जन्मभूमि रेफरेंस का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने आंसर करने से मना कर दिया था। 143(1) में पब्लिक इंपॉर्टेंस का आता है। अब 143(2) भी होता है एक, इसमें जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट को होता है अपनी एडवाइस मैंडेटरी देनी ही देनी है, ठीक है। और जो ये एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा, जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा वो बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। जो भी एडवाइस देगा वो नॉट बाइंडिंग होगी, एक दोस्त की तरह सलाह मांगता है प्रेसिडेंट इसमें, ठीक है। ये जुडिशियल प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, खाली प्रेसिडेंट के पास एक प्रेम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो, जो प्रेसिडेंट रेफरेंस है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं है, और प्रेसिडेंट के ही पास ये पावर है आर्टिकल 143 की, गवर्नर के पास ऐसी कोई भी एडवाइजरी रेफरेंस पावर नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो रेफरेंस केसेस होंगे इसको मिनिमम एटलीस्ट 5 जजेस की बेंच जो होगी वो सुनेगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो प्रॉपर आर्टिकल था जो न्यूज़ में आया हुआ था ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस था ये, मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया, और आपका इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट का आधा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। इसके लिए मैंने एक ही पन्ना छोड़ा होगा ना। हाँ, 130 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या था, इसके लिए हेडिंग भी थी एक, एंडिंग गवर्नेंस फ्रॉम जेल, ठीक है। इस केस में क्या है आइए देखते हैं। तो छोटे से में डील करेंगे, ये थोड़ा सा है, ये कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके बारे में, तुरंत इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं। बेसिकली 138 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अमित शाह द्वारा कराया गया था। उसमें बेसिकली ये बोला था कि कई जो CM वगैरह हैं अदर स्टेट्स के, उनको जेल में डाला जा रहा है, वो जेल में रहते हुए सरकार जो है वो जेल के अंदर से चला रहे हैं। अगर वो 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहते हैं तो
उनको इस्तीफ़ा देना होगा। ये ओवरऑल इसमें था, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है पर फिर भी वो ऑफिस में बना रहता है, गवर्नेंस पर सवाल रहता है ये, ठीक है। अब बिल ने क्या बोला, ओवरऑल बिल ने क्या बोला, बिल ने बोला कोई भी पीएम हो, सीएम हो या मिनिस्टर हो, इसमें क्या था, यहाँ कोई भी मिनिस्टर 30 दिन से जेल में है तो वो ऑटोमेटिक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक अरेस्ट होगा तो उसको रेजिग्नेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या थी मेन, जो मेरा आरपीए है इसको प्रॉपर डिटेल में समझ लो यहाँ से एक बार दोबारा। जो प्रॉपर आरपीए है 1951, उसमें बोला गया था कि सिर्फ कन्विक्शन पर डिस्क्वालीफाई होता है, अरेस्ट होने पर नहीं। सिर्फ अगर गिल्टी फाउंड हुआ है तो डिस्क्वालीफाई होगा, अरेस्ट होने पर नहीं, ठीक है। ये आरपीए 1951 में बोला गया था। परंतु मेरा बिल क्या कहता है, बिल कहता है कि 30 दिन का रूल है, 30 दिन का रूल है। 30 दिन अगर वो कस्टडी में है, 30 दिन अगर वो कस्टडी में है तो 31st डे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक रिमूवेबल हो जाएगा। कोई भी मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स को अगर मिनिस्टर्स हैं तो उनको प्रेसिडेंट और गवर्नर रिमूव करेगा, ठीक है। कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर रिमूव करेगा। किसकी एडवाइस पे, पीएम और सीएम की एडवाइस पे, ठीक है। यूनियन में है तो पीएम की आ जाएगी, अगर स्टेट में है तो गवर्नर की आ जाएगी, सीएम की आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर पीएम सीएम हैं तो वो होंगे खुद रिज़ाइन करेंगे और अगर नहीं करा तो 31st डे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। ये कहता है ये। अब इसके प्रोस क्या थे कि ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी मिलेगी और गवर्नेंस की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और कौन्स क्या थे इसमें, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वायलेट होगा, क्योंकि अरेस्ट होने के बेसिस पे ही कर दे रहे हैं, कन्विक्शन के बेसिस पे नहीं। और इसका एजेंसी जैसे सीबीआई हो गई, ईडी की टीम हो गई, इसका मिसयूज होगा बहुत अच्छे से। तो जो ये है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के भी ऊपर भी सवाल उठाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी ये सवाल उठाएगा, ठीक है। अभी ये पास वगैरह तो नहीं हुआ है, अभी इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं जो एक्ट्स हैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मेरे दोस्तों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ इतनी आप देखना, अगली वीडियो में सारे एक्ट्स कवर कर लेंगे। 14-15 एक्ट्स हैं, ठीक है। 2 न्यूज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन था, मैंने आपको यहाँ पे दे दी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।